स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। बजट वर्ड हमेशा आप सुनते हो, व्हाट डू यू मीन बाय बजट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बजट होता क्या है। बट हम यहाँ पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो ये मेरा या आपके बजट की बात नहीं हो रही, ये हमारे देश के बजट की बात हो रही है। और एवरीवन नोज कि हर साल हमारे देश के लिए बजट बनाया जाता है और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और इस बजट की तैयारी बहुत पहले से ही हो जाती है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पहले पार्लियामेंट में इसको लाते हैं, देन उसके बाद उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है 1 अप्रैल से। अब इसके अंदर दो बातें आती हैं। बजट का मतलब सिर्फ दो बातों से है कि आने वाले साल में हमें कहां कहां से इनकम होनी है और हमें कहां कहां खर्च करना है, यानी कहां कहां से हमें पैसा रिसीव करना है और हमें कहां कहां क्या करना है, पैसा खर्च करना है। तो यहां पर दो तरीके से बात की जाती है। अब बजट का मतलब सिंपल दो चीजों से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर गवर्नमेंट बजट यानी बजट के बारे में अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, वी कैन से कि इट इज एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। इट इज एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। यानी आने वाले साल में एक देश के अंदर जितनी भी हमें इनकम होने की आशा है, अनुमान है, या जितना भी हमें खर्च करने का अनुमान है अपने देश के लिए, वो सब क्या है, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, इट इज अ रिकॉर्ड, इट इज अ बिकॉज दिस इज द रिकॉर्ड। तो ये एक तरीके से क्या है, ये रिकॉर्ड तो खैर बात की बात है, रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है जो क्या करती है, हमारे आने वाले होने वाली इनकम और एक्सपेंडिचर के डिस्क्रिप्शन को शो करती है। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब, गवर्नमेंट बजट में दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है बजट रिसिप्ट्स और एक आ रहा है बजट एक्सपेंडिचर। देखो बजट रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी रिसिप्ट्स जो आने वाले साल में हमारे देश को रिसीव होंगी, यानी इनकम कहां कहां से, यानी द सोर्सेज ऑफ इनकम वो सारी इसके अंदर आ जाएंगे, एंड द सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर वो इसमें आएंगे। यानी इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, कि आने वाले साल में कहां कहां से खर्च होने वाला है, उन सब का जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वो इसके अंदर आता है। और इसके अंदर क्या आता है, आने वाले साल में जहां जहां हम खर्च करते हैं तो उसे हम फाइनेंशियल ईयर में जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसे हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं बजट रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसी तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर में यही होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ बजट रिसिप्ट्स की। देखो बजट रिसिप्ट्स का मतलब जहां से आपको आने वाले साल में इनकम होने वाली है, वो दो तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, या दो पार्ट्स की जगह आप सिंपल इसके पॉइंट्स, कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो दो टाइप्स हो गए ना, एक टाइप क्या हो गया, टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा क्या हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं।
जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट या डिविडेंड, फीस एंड फाइन, स्पेशल असेसमेंट, तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। शीट भी आ सकता है इसके अंदर। शीट क्या होता है वो भी मैं सबको आपको बताता हूं। सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डेफिनेशन होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं, do not create liability and do not reduce assets। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो इनकम होती है जिसमें हमारी ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही हमारी एसेट्स रिड्यूस होती है। मतलब सबसे पहले लायबिलिटी और एसेट्स क्या होता है? देखो, लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो मेरी अपनी नहीं है, जिस पे मेरा अपना अधिकार नहीं है और वो मुझे वापस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर किसी से 50,000 रुपए लिए हैं, किसी और की अमानत है 50,000 रुपीज, तो वो मुझे एक ना एक दिन वापस लौटाने पड़ेंगे। तो दैट इज नॉट माई एसेट, दैट इज माई लायबिलिटी। और एसेट क्या होता है? जो मेरी अपनी है, जिसपे मेरा अपना पोजीशन है, जिसपे मेरा हक है, ठीक है, तो वो हमारी एसेट है। तो यहां पर आपकी जब भी इनकम होती है या किसी भी इंसान की जब भी इनकम होगी या मेरी इनकम होगी, तो दो बातों में से कोई एक बात होती है कि या तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है या फिर हमारी एसेट्स रिड्यूस होती है। जैसे अगर मान लो मुझे कहीं से 20,000 रुपए मिले, तो जाहिर सी बात है उस 20,000 के बदले में मैंने कोई एसेट बेची होगी, तो एसेट्स रिड्यूस हुई। और अगर मैंने कोई एसेट रिड्यूस नहीं हुई, तो इसका मतलब एक ना एक दिन वो 20,000 रुपए मुझे वापस लौटाने पड़ेंगे। बट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यहां दोनों में से कोई बात नहीं है। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। तभी यहां है कि एक्चुअल में रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जहां लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी और एसेट्स रिड्यूस नहीं होती। अब लायबिलिटी क्रिएट नहीं होने का मतलब क्या हुआ? देयर इज नॉट क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, ठीक है ना, यानी यहां लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, यहां पर इस चैप्टर में आप अपने आप को गवर्नमेंट समझोगे। आप कौन हो? गवर्नमेंट हो। तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है। अब जब गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेगी, गवर्नमेंट जब लोगों से टैक्स लेती है, पब्लिक से टैक्स लेती है, तो गवर्नमेंट की क्या है? इनकम। यहां अपने आप को आपको गवर्नमेंट समझना है। तो मैं यहां पर गवर्नमेंट हूं, मैंने लोगों से क्या किया? टैक्स लिया, तो ये क्या है? इनकम है मेरी, तो मेरी ये रिसिप्ट्स है। बट ये कौन सी रिसिप्ट्स है? रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि जब मैं टैक्स का पैसा लेता हूं तो मुझे बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है, यानी मेरे पास से कोई एसेट्स कम नहीं होती, कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं होती और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब वो टैक्स का पैसा मुझे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट अगर टैक्स का पैसा लेती है तो बदले में लोगों को सब्सिडीज भी तो देती है, लोगों की हेल्प भी करती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, क्या सिर्फ उसको वो क्या सब्सिडीज या कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है? क्या गवर्नमेंट इसलिए सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है कि आप टैक्स पे कर रहे हो? नहीं, गवर्नमेंट तो किसी को भी दे सकती है, गवर्नमेंट तो किसी की भी सपोर्ट कर सकती है, चाहे उसने टैक्स दिया हो या ना दिया हो, वो देश के लिए कर रही है, लेकिन टैक्स जो उसके लिए काबिल है उससे वसूल कर रही है। तो जरूरी नहीं इमीडिएटली वो आपके लिए ही काम करेगी। ऐसा तो आप टैक्स पे कर रहे हो, रोड के ऊपर अपना बिस्तर लगा सकते हो आप, और आप कहोगे कि हाँ गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, ये हमारा रोड है,
ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए काम करना है, तो वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो, वो उसकी ड्यूटी है। तो इसीलिए जो टैक्स रेवेन्यू है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट इसलिए है, ना तो वो पैसा वापस से लौटाना पड़ता है और ना ही बदले में कुछ कम होता है। तो टैक्स किसी भी तरह का टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी हो, जीएसटी हो, वो सारे के सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, यानी टैक्स के अलावा जितनी भी गवर्नमेंट को इनकम होगी वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। अब टैक्स के अलावा कौन सी गवर्नमेंट को इनकम होती है? और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आप सब जानते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब कि इसका मतलब अगर मैंने उधार लिया है ना, लेकिन या फिर उधार मैंने दिया है, अगर मैंने उधार दिया है यानी किसी को उधार दिया, अगर उधार लिया होता, अगर मैंने उधार लिया होता तो उस पर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, तो वो तो मेरा खर्चा हो गया, तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम। तो ये कब आएगा? जब मैं उधार दूंगा। तो गवर्नमेंट ने उधार भी दिया होता है बहुत सारे लोगों को या दूसरी कंट्रीज को, किसी को भी XYZ। तो गवर्नमेंट जब क्या करती है, पब्लिक को उधार देती है तो बदले में क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। अब एक बात बताओ कि गवर्नमेंट जब उधार देगी और बदले में इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमारी कौन सी इनकम है? वो हमारी इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही एसेट्स रिड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको उधार दिया, बदले में आपने मुझे इंटरेस्ट दिया। अब मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिया था, राइट? अब आपने वो मेरे 10,000 रुपये क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो क्या मैं आपका इंटरेस्ट का पैसा वापस कर दूंगा? नहीं ना। जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो भी वापस आ गए और उसके ऊपर साथ में इंटरेस्ट का पैसा भी वापस आ गया। तो जो इंटरेस्ट का पैसा मेरे को वापस मिला वो पैसा ना तो कभी वापस जाएगा, मींस लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, और ना ही उस इंटरेस्ट के पैसे के बदले में मैं आपको कुछ पे कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने पे किया था, जो मैंने दिया था, वो भी आपने मुझे क्या कर दिया? प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया। तो इसीलिए इस इंटरेस्ट के पैसे के बदले में ना तो हम आपको कुछ देते हैं, मतलब ना तो एसेट्स रिड्यूस हो रही है और ना ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। इसीलिए जो इंटरेस्ट का पैसा है ये भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। देन उसके बाद आता है प्रॉफिट और डिविडेंड। देखो, प्रॉफिट और डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि आपने 5 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी, 5 लाख की, मान लो कोई बिल्डिंग खरीदी 15 लाख की, ठीक है? अब उसकी वैल्यू हो गई 16 लाख, 16 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई। कितने रुपए इंक्रीज हुए? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। तो आप जब अपनी बिल्डिंग को बेचोगे तो कितने की बेचोगे? 16 लाख की। खरीदी कितने की थी? 15 लाख की। तो एसेट्स कितने की रिड्यूस हुई है आपकी? एसेट्स आपकी रिड्यूस हुई है 15 लाख की और आपको पैसे कितने मिले? 16 लाख, यानी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले। क्या उस 1 लाख रुपए के लिए आपके पास से कुछ कम हुआ? नहीं हुआ। क्या उस 1 लाख रुपए के लिए आपकी एसेट्स को रिड्यूस हुई? नहीं हुई, और ना ही वो 1 लाख रुपए आप कभी वापस लौटाओगे। तो इसलिए यहां भी प्रॉफिट या डिविडेंड में भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और एसेट्स रिड्यूस नहीं होते। डिविडेंड भी सेम प्रॉफिट की तरह ही होता है, बस फर्क इतना है कि वो शेयर पर मिलता है। तो शेयर पे जब डिविडेंड की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, उस पर जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो वो भी क्या है? वही चीज़ है कि आपने जितने में परचेज किया उससे ज़्यादा में मिल रहा है, तो वो तो बैठे बिठाए मिल रहा है ना घर पर आपको। तो इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। शॉर्ट में एक बात बोलूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब फ्री फंड की इनकम। लिखना नहीं है ये आपने, ये मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ, फ्री फंड की इनकम। उसके बाद फीस एंड फाइन। फीस एंड फाइन का मतलब कि जैसे लाइसेंस फीस होती है या और कोई दूसरी तरह की फीस होती है गवर्नमेंट की महकमे में। तो अब जैसे लाइसेंस फीस के हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखा जाए लाइसेंस क्या है? एक कागज है भाई, एक परमिट लेटर है कि यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हो, दैट्स इट। और उसमें गवर्नमेंट के साइन होते हैं। एक्चुअल में अगर उस साइन को मिटा दिया जाए, उस लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, तो उस कागज का तो कोई खर्च ही नहीं आ रहा, लेकिन फीस हमसे फिर भी ली जाती है। तो इसीलिए वो फीस गवर्नमेंट की फ्री में आ रही है, क्योंकि बदले में गवर्नमेंट आपको कुछ पे नहीं कर रही, सिर्फ एक कागज दे रही है आपको, सिर्फ एक परमिट लेटर दे रही है। तो वो कौन सी इनकम है? वो फ्री फंड की इनकम है।
रिवेन्यू रिसिप्ट्स है क्योंकि वहां भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही और एसेट्स रिड्यूस नहीं होती। उसके बाद फाइन, जैसे फाइन का मतलब चालान कट गया, हेलमेट नहीं है, अब जो चालान का जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट क्या बदले में पुलिस वालों ने जो चालान काटा, क्या बदले में वो हेलमेट गिफ्ट करेंगे? नहीं ना, वो तो फ्री में पैसा आ रहा है, यानी कि ना तो बदले में हेलमेट पे करेंगे, कुछ भी नहीं देंगे, बस चालान कटा, आपको रसीद दी, पैसा आया, अब ना तो कोई उसके अंदर लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना तो वो पैसा वापस लौटाया जाएगा और ना ही आपके पास से कुछ रिड्यूस होने वाला है। तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। देन उसके बाद आता है स्पेशल असेसमेंट। देखो स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कई बार गवर्नमेंट ऐसे काम करती है जिसकी वजह से आसपास के मकान की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे पार्क बनवाना, हर जगह हर कॉलोनी में पार्क बने हुए होते हैं, पार्क बनवाना, स्कूल्स बनवाना, ठीक है ना, और पार्किंग की फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है ना, बस स्टैंड हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया आसपास, राइट। तो इन सब की वजह से आसपास के मकान की वैल्यू बढ़ती है, जिसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है? हाउस टैक्स लेती है। अब देखा जाए हाउस टैक्स का मतलब कि वहां पर हाउस टैक्स इसके अंदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल रही है कि हाँ भाई टैक्स पे करना है, लेकिन हाउस टैक्स में क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, बट फैसिलिटीज आपसे हाउस टैक्स के लिए नहीं कर रही, फैसिलिटीज तो उसको वैसे भी देनी थी, लेकिन उस फैसिलिटीज की वजह से कुछ घर की वैल्यू बढ़ गई, तो उससे उनसे क्या लिया जाएगा? उस चीज का पैसा लिया जाता है, तो जिसके बदले में ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस होती है और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो स्पेशल असेसमेंट भी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसके बाद एक वर्ड आता है शीट। इस शीट का मतलब क्या होता है? ये भी एक तरीके से क्या होती है? हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई लवारिस प्रॉपर्टी थी, यानी उसका कोई अता पता नहीं था, तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है? अपने पास जब्त कर लेती है, तो वो सारा का सारा पैसा किसके पास आ गया? गवर्नमेंट के पास आ गया। कोई बिल्डिंग थी, उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने पास फॉरफिट कर लेती है, तो वो फ्री फंड की इनकम हो गई। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की कौन सी इनकम्स है? सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। गॉट इट? उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? अब यहां पर बात आ जाएगी क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। यहां पर या तो लायबिलिटी क्रिएट होती है या एसेट्स रिड्यूस होती है, दो में से कोई एक बात, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट्स रिड्यूस होती है। तो इसको हम कौन से रिसिप्ट्स कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। यहां पर ये दोनों बातें अप्लाई होंगी, डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी एंड डू नॉट रिड्यूस एसेट्स। बट यहां पर क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट होगी और एसेट्स रिड्यूस होगी। तो इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोरो किया, बोरोइंग्स, या फिर रिकवरी ऑफ लोन्स, या डिसइन्वेस्टमेंट, इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। स्मॉल सेविंग्स, देखो सबसे पहले बोरो करना, उधार। मैंने किसी को उधार दिया, ठीक है, वो मेरा खर्चा है तो एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर मैंने उधार लिया तो पैसा मेरी जेब में आया ना, वो पैसा मेरे पास आया, दैट मीन्स दैट इज माई इनकम, वो मेरी इनकम है। तो जो पैसा मेरे पास आया वो मेरी क्या है? इनकम है। मान लो 5000 रुपीज मेरे पास आए, दैट इज माई इनकम, वो मेरी इनकम है। लेकिन मैंने वो पैसे उधार लिए, तो एक ना एक दिन तो वापस वो लौटाने हैं। उधार का पैसा इनकम तो है, मेरी पॉकेट में आया जरूर है, रिसिप्ट्स तो है, बट वहां लायबिलिटी क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो मैंने उधार लिया है आई हैव टू रीपे।
वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बोरोइंग्स है वो कौन सी इनकम होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, क्योंकि उसके अंदर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो यहां क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है बोरोइंग्स में। तो बोरोइंग्स कौन सी, कैपिटल रिसिप्ट्स। क्यों, क्योंकि यहां लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। दोनों बातें अप्लाई नहीं होंगी, दो में से कोई एक बात अप्लाई होगी। सेकंड पॉइंट, रिकवरी ऑफ लोन्स। मैंने किसी को उधार दिया था, 10 लाख रुपए उधार दिए थे 2015 में, और 2017 में मैंने क्या किया, वो 10 लाख रुपए मुझे क्या हो गए, वापस मिल गए, यानी मैंने क्या कर लिए, रिकवर कर लिए। तो 2017 की ये इनकम हुई ना। इनकम का मतलब है पैसा पॉकेट में आना। तो 2017 में पैसा पॉकेट में आ गया, 10 लाख रुपए आ गए। तो इसका मतलब जब 10 लाख रुपए आ गए तो क्या आपको ये वापस लौटाने पड़ेंगे? नहीं, यानी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये आपका खुद का पैसा था। तो फिर एसेट्स रिड्यूस हुई, तो दिखने में तो एसेट्स भी रिड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि इस 10 लाख के बदले में आपने कुछ नहीं दिया। तो फिर ये कैपिटल रिसिप्ट्स क्यों है? ये इसलिए क्योंकि आप इसको फ्री फंड की इनकम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये 10 लाख रुपए 2017 में इसलिए रिसीव हुए क्योंकि 2015 में 2015 में मैंने अपनी एसेट्स को रिड्यूस किया था। यानी 2017 की इनकम क्यों है? क्योंकि 2015 में मैंने किसी को उधार दिया था, और कैश क्या होती है, एसेट होती है। तो मेरी एसेट्स 2015 में कम हुई थी, तभी 2017 में मुझे आज उसकी वजह से इनकम हुई है। तो एसेट्स यहाँ रिड्यूस हो रही है, इसलिए कौन सी इनकम है, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। कौन सी रिसिप्ट्स है जी, कैपिटल रिसिप्ट्स है। फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री में नहीं बेचा, आपने अपने बिजनेस के किसी एक पोर्शन को बेच दिया। मान लो 50 लाख की पूरी एसेट थी, उसमें से आपने 5 लाख की जैसे इन्वेस्टमेंट कर दी, सेल कर दिया, तो इसका मतलब आपने जितना सेल किया उतना आपके पास पैसा आया। तो पैसा तो आया पॉकेट में, लेकिन आपके पास से एसेट्स क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आता है स्मॉल सेविंग्स। देखो, स्मॉल सेविंग्स क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर कुछ ऐसी फर्में बना रखी है गवर्नमेंट ने जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, ज़्यादातर ऐसा ही है, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर है। लेकिन फिर भी वो थोड़े बहुत क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, या थोड़ी बहुत उनकी सेविंग्स होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनके एक्सपेंडिचर होते हैं। तो खर्चे वो ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उनकी एसेट्स रिड्यूस हो रही है, लेकिन उनकी इनकम भी हो रही है। बट कितनी इनकम हो रही है, थोड़ी बहुत। तो इसलिए इसको भी हम किस में रखते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स में रखते हैं। तो ये ओवरऑल जो था ये हमारा बजट रिसिप्ट्स था। तो बजट रिसिप्ट्स क्या होता है, एडवांस में बनाया जाता है कि आने वाले साल में आपको कहां से इनकम होगी और कहां आप क्या करोगे, खर्च करोगे। तो दिस इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट्स। और बजट रिसिप्ट्स में क्या आ जाता है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। तो बजट रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, दोज receipts where do not create liability and do not reduce assets, and those receipts where create liability and what नहीं आएगा, or reduce assets. Got it? Next. अब here we are talking about budget expenditure. Budget expenditure का मतलब होता है कि जहां पर हमने सिर्फ खर्चा करना है। क्या करना है, सिर्फ खर्चा करना है। अब इसमें इनकम की बात नहीं होगी। अब खर्चा क्या होगा, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं डिफाइन करूं तो इसकी डिफाइन होगी, डू नॉट क्रिएट एसेट्स एंड डू नॉट रिड्यूस लायबिलिटी। देखो, सेम डेफिनेशन है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां लायबिलिटी की जगह एसेट्स आ गया और एसेट्स की जगह लायबिलिटी आ गई, लेकिन बात वही है कि क्रिएट नहीं हो रही क्या, एसेट्स, और रिड्यूस नहीं हो रही लायबिलिटी। देखो, जब इनकम की बात कर रहे थे
तो मेरे को जब पैसा आएगा तो देखा जाए तो मेरे पास से कुछ ना कुछ या तो कम होता या वो पैसा मुझे लौटाना पड़ता। इसी तरीके से जब मैं खर्चा करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, बट यहाँ पर ना तो कुछ मिल रहा है। डू नॉट क्रिएट एसेट्स, कुछ नहीं मिल रहा आपको, कुछ नहीं मिलेगा खर्च करने से, तो इसका मतलब डू नॉट क्रिएट एसेट्स। और लायबिलिटी आपकी बनी रहेगी, यानी आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जिस हिसाब से आपने रेवेन्यू रिसिप्ट में पढ़ा, शॉर्ट में मैंने ऐसे ही बताया, देसी भाषा में फ्री फंड की इनकम। इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, मतलब कि फालतू के खर्चे, फ्री के खर्चे। तो कैसे? फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट, वहां इंटरेस्ट रिसीव किया था, यहां पर हम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे खर्चा, ठीक है। और उसके बाद सब्सिडीज, ग्रांट्स, सैलरी, ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने उधार लिया तो बदले में मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा। तो जब मैं उधार लूंगा तो इंटरेस्ट पे करूंगा, तो जब मैं उधार का पैसा लौटा दूंगा तो क्या मेरा जो इंटरेस्ट का पैसा था क्या वो मुझे वापस मिल जाएगा? नेवर। मैंने अगर 5 लाख रुपए उधार लिए थे और बदले में 5,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, तो जब मैं 5 लाख रुपए लौटा दूंगा तो क्या मुझे 5,000 रुपए रिसीव हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे इंटरेस्ट का पैसा? नहीं। तो इसीलिए इंटरेस्ट के पैसे में ना तो इंटरेस्ट के बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, यानी डू नॉट क्रिएट एसेट्स, और ना ही इंटरेस्ट का पैसा मैं वापस लौटाऊंगा, मतलब वापस मुझे मिलेगा। तो इंटरेस्ट का पैसा तो फ्री फंड का खर्चा है। क्यों? क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए जो उधार लिए थे, एक तो मुझे वो भी लौटाने हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा भी लेना है 5,000 रुपए, तो वो हमारा क्या है, फ्री फंड का खर्चा। तो ये आ गया इंटरेस्ट पेमेंट। डिफेंस, जैसे हमारे सोल्जर्स, हमारे देश की सीमाओं पे लगे हुए सैनिक, ठीक है, मिलिट्री, इन सब के ऊपर हम जो भी खर्चा करते हैं, डिफेंस के ऊपर, वेपन्स के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो क्या बदले में कुछ मिल रही है? अब आप तेज से बोल रहे हो, सर मिल तो रही है, हमें सुरक्षा मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, हाँ, लेकिन ये कोई एसेट नहीं है। डिफेंस के ऊपर खर्च करना हमारी मजबूरी है। मजबूरी का मतलब है कि अगर हम अपने देश के लिए डिफेंस पे खर्च नहीं करेंगे तो इसका कोई भी देश वाला, पड़ोसी देश क्या कर सकता है, फायदा उठा सकता है। तो इसीलिए हमें डिफेंस पे भी खर्च करना जरूरी है। तो जो डिफेंस का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बेशक डिफेंस पे खर्च करने से हमें एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही और लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही, सॉरी, एसेट्स हाँ क्रिएट नहीं हो रही और लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही, तो लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको खर्च कर रहे हैं क्योंकि करना जरूरी है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फ्री फंड का खर्चा, जो कि आपको करना पड़ेगा। सब्सिडीज क्या होता है, जो गवर्नमेंट देती है, सिलेंडर पे सब्सिडीज देती है, जो भी नेसेसरी गुड्स है उसके ऊपर सब्सिडीज देती है। तो जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, ठीक है, क्या वो सब्सिडीज का पैसा आप वापस लौटा दोगे गवर्नमेंट को? नहीं लौटाओगे ना। तो ये गवर्नमेंट का खर्चा ही तो है। और कौन सा खर्चा है? फ्री फंड का, क्योंकि ना तो सब्सिडीज के बदले में पब्लिक गवर्नमेंट को कुछ देती है और ना ही उसके पास से कुछ कम होता है। तो इसीलिए ये कौन सा है, ये भी हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर उसके बाद बात आती है ग्रांट्स, यानी हेल्प। जैसे अर्थक्वेक आता है, हमारे देश में भी आ जाता है या दूसरे देश में भी आ जाता है, तो अगर हमें कोई बाहर से हेल्प मिल रही है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ सकती है, वो इसमें भी आ जाती है। पॉइंट नहीं लिखा, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि जब हम किसी बाहर से एक्सटर्नल ग्रांट्स हमें मिलती है तो वो हमारी कौन सी रिसिप्ट्स होती है, रेवेन्यू। इसी तरीके से हम दूसरे देशों को हेल्प करते भी तो हैं, तो एक तरफ तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं
क्या दूसरी तरफ हम उनको ये बोलेंगे कि हाँ जी हमने इतनी हेल्प करी है, इतने पैसे दो हमें? नहीं, हेल्प का मतलब फ्री सेवा, तो उसमें हम पैसों की आशा नहीं कर सकते, कोई एसेट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो इसलिए ग्रांट्स में किसी भी तरह के कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती और लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं होती। सैलरी, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इतने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो क्या बदले में टीचर उनको पढ़ाते हैं? पब्लिक को पढ़ाते हैं, है ना? यानी देखा जाए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए, बट जो स्कूल के टीचर्स हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो किसके लिए सेवा कर रहे हैं? पब्लिक के लिए कर रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या दे रही है? सैलरी। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री फंड का खर्चा है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें एसेट्स क्रिएट होती है या फिर रिड्यूस होती है लायबिलिटी। इन खर्चों में दो में से कोई एक बात होगी। जैसे हमने किसी को उधार दिया, ठीक है ना, लोन एंड एडवांसेस, हमने किसी को उधार दिया, राइट, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, या कोई एसेट सिक्योरिटी क्या की, परचेज की, लोन एंड एडवांसेस का मतलब कि गवर्नमेंट ने उधार दिया तो क्या वापस नहीं मिलेंगे वो पैसे? मिलेंगे ना। हमारे डेटर्स तो क्रिएट हो गए, यानी कि अगर मैंने उधार दिया, मेरा खर्चा है, बट मेरी एसेट्स भी तो क्रिएट हो गई, यानी वो मेरे डेटर्स बन गए, यानी फ्यूचर में मैं उनसे पैसा लूंगा। तो ये मेरी क्या है? लोन एंड एडवांसेस। क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देन उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन्स। रीपेमेंट ऑफ लोन्स का मतलब क्या होता है कि जो मैंने उधार लिया था वो मैंने वापस कर दिया। 2013 में अगर मैंने उधार लिया था तो 2016 में मैंने वापस कर दिया, तो 2016 का क्या है मेरा खर्चा, 2016 का वो मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल है। क्यों है? क्योंकि जो मैंने उधार लिया था, जो मेरी सरदर्दी थी, जो मेरी लायबिलिटी थी, 2016 में मैंने उसको खत्म कर दिया, यानी कि मैंने अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। तो यहां पर लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, यानी दो में से कोई भी एक पॉइंट अप्लाई होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रिपेमेंट ऑफ लोन्स में लायबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। गवर्नमेंट जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्ट करती है तो गवर्नमेंट का खर्चा है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट को क्या मिल रही है? एसेट्स मिल रही है, एसेट क्रिएट हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। फिर उसके बाद परचेज ऑफ सिक्योरिटी, जैसे शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, किसी कंपनी के गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, या कोई बिजनेस ही परचेज कर लिया, तो खर्चा किया गवर्नमेंट ने, लेकिन बदले में एसेट्स क्रिएट हो गई, उस पर्टिकुलर चीज के वो मालिक बन गए, शेयर होल्डर्स बन गए। तो इसीलिए सिक्योरिटी अगर वो परचेज करते हैं तो खर्चा तो है, लेकिन बदले में एसेट्स क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गॉट इट? ये हमारे चार तरह के क्या हो गए? पॉइंट्स हो गए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा और टॉपिक है फर्दर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स हैं इसके बारे में आप डीपली पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ना क्लासिफाई करना आ सकता है ईजिली
कि क्लासिफाई द आइटम्स कि कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेकिन इसके अंदर जैसे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो नहीं, इसमें आपको सारा ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक है, यानी कि इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, क्लासिफाई करना आ सकता है, तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट। तो इसलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया है, उसके बाद हम आगे और चैप्टर करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय।